यार नजीरे होएगी तेरी भांजी कब आएगी। अब इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। वसीम मलिक अपनी मूंछों को ताव देता बोला। जी जी साहब बस आती होगी कि इतने में दरवाजा धड़ाम से खुला और अबरार अंदर दाखिल हुआ। अबरार तो काफी बड़ा हो गया है। वसीम मलिक ने नजीर अहमद को कहा। जी मालिक शुक्र अल्लाह का। वह मुश्किल मुस्कुराया नजीर अहमद। अरे चचा वसीम आप कब आए। अबरार जो सहन में आया तो सामने वसीम मलिक को बैठा देखा। हाँ बस अभी आया और तुम्हारी कजन का इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ है, अभी तक यूनिवर्सिटी से आ ही नहीं रही। वसीम मलिक ने खबासत से लहजे में कहा। हाँ अरे चचा अब्बा ने आपको बताया नहीं। नहीं मुझे नहीं कुछ बताया, वसीम मलिक ने अनजान बनते हुए कहा। अरे चचा शीरी मैडम तो काफी दिन से गायब है, वो अपने किसी यार के साथ भाग गई है बेशरम। अब्बा ने बहुत कोशिश की है ढूंढने की लेकिन वो नहीं मिल रही। हाय पता नहीं कहाँ चली गई हरामखोर, इब्रार ने हकीर अंदाज में कहा। और नजीर अहमद के तो मानो जैसे तोते उड़ गए। बहुत इशारे कर रहा था कि चुप रहे लेकिन इब्रार ने इसकी सुनी कहा और सब कुछ उगल कर बैठ गया। नजीर अहमद ने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से अबरार को देखा। वसीम मलिक ने खूनखार नजरों से नजीर अहमद को देखा। ये क्या कह रहा है नजीर अहमद। वसीम मलिक चिल्लाया। कुछ नहीं सरकार ये तो। वसीम मलिक ने आगे बढ़कर नजीर अहमद का गिरबान पकड़ा। मैंने जो पूछा वो बताओ, क्या ये सच कह रहा है। आपकी बार चिल्लाने की आवाज बहुत ऊंची थी कि सुमैया बेगम अंदर से भागी हुई बाहर आई। जी सरकार, वो हरामखोर अपने यार के साथ भाग गई है। कमीने इंसान, हरामखोर तो तू है। वसीम मलिक ने नजीर अहमद को जोर से धक्का दिया। अबरार हक्का बक्का तमाशा देख रहा था। जैसे ही नजीर अहमद नीचे गिरा अबरार फौरन आगे आया और अब्बा अब्बा आप ठीक तो हैं। पीछे हो बेगैरत इंसान तो जैसी औलाद से बेहतर था कि मैं बे औलाद रहता। नजीर अहमद ने अबरार को धुतकारा। अमजद, वसीम मलिक ने अपनी बॉडीगार्ड को आवाज दी। जी जी बॉस। अमजद भागा हुआ आया। नजीर अहमद की बीवी सुमैया बेगम को उठाकर गाड़ी में डालो। अगर इसकी भांजी नहीं तो बीवी सही, इसकी बीवी से हम सब हिसाब चुकाएंगे। उधर सुमैया बेगम ने सुना इसके पाँव से जमीन खिसकी। नजीर अहमद ने सुना था कि फौरन वसीम मलिक के पाँव पड़ा। नहीं साहब खुदारा नहीं, ये जुल्म न करिए। चल हट यहाँ से, वसीम मलिक ने धुतकारा। खबरदार मेरी माँ को किसने हाथ भी लगाया वरना मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। इब्राहिम सुनते ही तैश में आया। बेटा भी जमीन से तो उगले फिर कुछ करना, वसीम मलिक ने तंजिया कहा। छोड़ो छोड़ो मुझे। सुमैया बेगम की चिल्लाने की आवाज पर इब्रार ने पीछे देखा। वो छोड़ मेरी माँ को। इब्रार जैसे ही आगे बढ़ा के ठा की आवाज पर इब्रार जमीन बूस हुआ। वसीम मलिक ने उसकी टांग में गोली मारी जिससे इब्रार नीचे गिरा और तकलीफ से चिल्लाने लगा। सुमैया बेगम और नजीर अहमद तो जैसे फ्रीज हो गए। आय हाय मेरा बच्चा। सुमैया बेगम ने अपने आप को छुड़वाने लगी और नजीर अहमद भी इब्रार की जानिब बढ़ा। चलो जल्दी यहाँ से, वसीम मलिक अमजद को कहता बाहर आया। अमजद ने साथ एक बॉडीगार्ड सुमैया को घसीटते हुए गाड़ी तक लेके आया और उसे गाड़ी में धकेला। सुमैया बेगम शोर करती चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। उधर नजीर अहमद इब्रार की हालत देखकर फुट फुट कर रो रहा था। मोहल्लेदारों ने जब शोर सुना तो सब बाहर निकले और सुमैया बेगम को ले जाते देखने लगे। वसीम मलिक के जाते ही मोहल्लेदारों में से एक ने इब्रार को गाड़ी में डाला और अस्पताल लेके जाने लगे। शीरी जब से आई थी जजील शाह के बारे में सोची जा रही थी। क्या वाकई में जजील शाह इतना अच्छा इंसान है। शीरी सोचते हुए मुस्कुराई कि उसकी मुस्कुराहट ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए किसी ने देखी। हाँ नजदीक शाह जजील शाह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो शीरी को मुस्कुराते हुए देखकर ठटका। जजील शाह की आवाज पे शीरी ने जल्द से ऊपर देखा और घबराते हुए अपना दुपट्टा सही करने लगी जैसे उसकी चोरी पकड़ ली हो जजील शाह ने। तो रपुंजल किस बात पे इतना मुस्कुराया जा रहा है। जजील शाह आगे बढ़कर इसके कानों की लू को चूम गया और शीरी इस अफ्तार पर अपने अंदर और सिमटी। आज पहली दफा जजील शाह ने शीरी के चेहरे पर हया की लाली देखी और जी जान से मुस्कुराया। रपुंजल कसम ले लो मैं इंसान ही हूँ, खा नहीं जाऊंगा जो तुम इतना घबरा जाती हो। जजील शाह ने इसे छेड़ा और शीरी ये सुनते ही बाहर भागी। पागल है लड़की भी। पीछे एक पलक शिगाफ कहका उभरा। जजील शाह और शीरी को काफी देर हो गई थी बाहर ही तो काफी लेट पहुंचे थे घर। अभी जजील शाह ड्रेसिंग टेबल के सामने ट्रैक सूट पहने अपने बालों को सेट करने में मसरूफ था जब कमरे का दरवाजा खुला और शीरी कुछ सोचते हुए अंदर आई। वो मुझे कुछ पूछना है आपसे। शीरी इसके पीछे खड़ी होते इसे मुखातिब किया। जब से शीरी आई थी उसने आज पहली मर्तबा जजील शाह को ऐसे मुखातिब किया था। जी रपुंजल मैं सुन रहा हूँ। जजील शाह जान से खुश हुआ ऐसे मुखातिब किए जाने पर। वो आज आपकी दोस्त आ रही थी ना, कब तक आएगी। शीरी ने जल्दी से कहा। हाँ आ रही थी लेकिन अब नहीं आएगी। तो वो जो हमने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है वो ऐसे ही जाया गई ना। शीरी जल्दी से बोली। जाया क्यों। जजील शाह ने आईब्रो झुकाई। आपके दोस्त के आने पर जो हमने शॉपिंग की थी अब वो नहीं आ रही तो इसलिए कहा है मैंने, जाना वो तुम्हारे लिए की है। अगर मेरी दोस्त ना भी आती तो फिर भी हमने जरूर शॉपिंग करनी थी।
जजीर शाह इसे कंधों से थामता अपने करीब करता प्यार से बोला, ठीक। शीरी बस यही कह सकी। वो मैंने कुछ और कहना था आपसे। अब की बार शीरी लरसती आवाज में बोली, हाँ जी जानम, सुन रहा हूँ मैं। वो आज के लिए शुक्रिया, मेरी हिफाजत करने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए। शीरी के गाल पे एक आंसू फिसला। हाँ जानम, इसके लिए शुक्रिया क्यों, वो मेरा फ़र्ज़ था और तुम्हारा हक। इस्लाम ने तुम्हें हक दिया है कि, और हमारे बेफ़र्ज़ है कि हम अपनी औरतों की हिफाजत करें, और मेरा वादा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूँगा। जजीर शाह ने आगे बढ़कर शीरी के गालों से अपने लबों से उसके आंसू चुने और शीरी बस मुस्कुरा ही सकी। अब दोनों में सब ठीक हो रहा था। शीरी की किस्मत बदल रही थी। क्या ये मोहब्बत का कुछ नया रंग लाने वाली थी कि फिर से किस्मत बदलती और शीरी की जिंदगी फिर से नई आफतें और मुसीबतें आती। अजलान शाह जैसे ही घर आया, बाहर राम की तरफ ख्याल जा रहा था। फिर कुछ सोचते हुए शीरी के कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। इसके कमरे के पास पहुंचकर दरवाज़ा नॉक किया। जी आ जाए अंदर। शीरी जो बेड पर बैठी टीवी देखने में मसरूफ थी, जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो अजलान शाह दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ। अरे भाई आप आइए ना, यहाँ सोफे पर बैठिए। शीरी ने जैसे ही अजलान शाह को देखा फौरन बेड से उतरी और उसके सामने आई। अजलान शाह मुस्कुराता वो सोफे पर बैठा। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। जी भाई कहिए, मैं सुन रही हूँ। शीरी दिल से मुस्कुराते हुए बोली, भाभी फाइनल शुरू होने वाले हैं, मैं चाहता हूँ आप यूनिवर्सिटी दोबारा से ज्वाइन करें। नहीं भाई मैं ठीक हूँ अब यहाँ ही, दोबारा नहीं जाना चाहती। शीरी ने उदासी से कहा। नहीं भाभी प्लीज़ ना, आप वैसे भी घर रहकर बोर हो जाती होंगी, ऐसा आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और आप फ्रेश भी रहा करेंगी। अजलान शाह ने इसे जोर देते हुए कहा। और इरम भी आपको शायद बहुत याद करती होगी, आप आ जाए यूनिवर्सिटी। इरम के नाम पे शीरी ने ऊपर से उसे देखा। इरम को तो वो भूल ही गई थी, कैसी दोस्त हूँ मैं तो इरम को भूल गई हूँ। जी ठीक है भाई, मैं जजीर शाह से इसके बारे में बात करती हूँ और वो बहुत जल्द यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगी। शीरी ने खुशदिली से कहा। ओके भाभी, मैं अपना इंतजार करूंगा, आप कब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। और ये कहती अजलान शाह बाहर की तरफ भागा। खुशी से इसके अंग अंग में नजर आ रही थी। अपने कमरे में आती ही बेड पर उछला। याहू, अब काम आसान हो जाएगा और बहुत जल्द इरम आप मेरी दस्तरस में होंगी। अजलान शाह सोचता हुआ मुस्कुराया। छोड़ो मुझे, तुम खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा छोड़ दो मुझे। सुमैया बेगम रोती चिल्लाती वसीम मलिक से फरियाद कर रही थी। वसीम मलिक जैसे ही अपने अड्डे पे आया था, सुमैया बेगम को भी एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था। सुमैया बेगम दरवाजे को पीटती हुई चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ पर उसकी फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था। कुदरत जब अपना बदला लेने पे आती है तो बादशाह तक फकीर हो जाते हैं। कुदरत के कानून में अमीर गरीब कोई नहीं होता। जिसने जो जुल्म किया होता है उसे उसकी सजा मिलती ही रहे एक दिन। पता नहीं मुझसे क्या खता हो गई जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। सुमैया बेगम फर्श पर बैठकर रोती हुई बोली। कौन सी खता, ये कहो कि तुमने एक यतीम पे क्या क्या जुल्म किए हैं। सुमैया बेगम सामने से सुमैया बेगम की परछाई बोली, जिसे उसकी ज्यादतियों का आईना दिखा रही थी। नहीं नहीं, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वही एक मनहूस लड़की है जिसकी वजह से आज हम सब ये भुगत रहे हैं। बाहर सुमैया बेगम, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब भी तुम उस मासूम को कसूरवार ठहरा रही हो। परछाई ने उसे आईना दिखाया। सुमैया बेगम मान जाओ कि तुमने जुल्म किए हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगो। जब अल्लाह अपना इंसाफ दिखाने पे आता है तो सब तबाह हो जाता है। चुप चुप, एकदम चुप। सुमैया बेगम ने कानों पे हाथ रखती चिल्लाई। आज उसकी परछाई इसकी बेबसी पे हंस रही थी। सुमैया बेगम मान लो कि तुमने जुल्म किए हैं, ये सब इसी की सजा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो तुमने बोया है आखिर उसी को तो काट रही हो। फिर किस चीज़ का दुख है तुम्हें। परछाई गायब हो गई थी लेकिन इसकी बातें कमरे में गूंज रही थी। सुमैया बेगम को आज अपना एक एक जुल्म याद आ रहा था। अबरार को वक्त पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। गोली लगने की वजह से बहुत सा खून बह गया था, जिसकी वजह से अबरार बेहोश था। नजीर अहमद शायद जिंदगी में आज पहली बार रोया था। आखिर अब उसे अपने हिसाब भी तो चुकाने थे। कुदरत ने उसकी रस्सी खींच ली थी। या अल्लाह, मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मुझे तो सजदे की भी तौफीक नहीं थी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। या अल्लाह, मुझसे इतनी बड़ी आजमाइश ना ले। नजीर अहमद शायद अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में पहली बार पुकारा था। वो अपने गुनाहों में इतना डूब गया था कि उसे अपना आप अच्छा बुरा सब भूल गया था। नजीर अहमद अभी दुआ कर ही रहा था जब डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आया। डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है। जी वो खतरे से बाहर है, लेकिन एक बुरी खबर है आपके लिए। गोली ज़्यादा देर टांग में रही है, जिसकी वजह से इनका बहुत सा खून ज़ाया हो गया और टांग सारी डैमेज हो गई है। सो पूरे जिस्म में इन्फेक्शन ना फैल जाए, हमें उनकी टांग काटना पड़ी, लेकिन वो बैसाखी के सहारे चल सकेंगे। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहता हुआ चला गया। नजीर अहमद ने जैसे ही सुना एक आंसू गाल पर फिसला। मेरे गुनाहों की सज़ा। वो अजियत से मुस्कुराया।
آج اسے اپنے ہر گناہ، اپنا ہر ظلم و ستم یاد آیا۔ آج وہ صحیح صورت میں ڈھہ سا گیا تھا۔ آنکھ بند کرتا پرانے ستم یاد کرنے لگا۔ ماضی۔ نذیر احمد کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ نذیر احمد کے والد ایک شریف انسان تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پال رہے تھے۔ نذیر احمد کی بڑی بہن شیری کی اماں نے ہی اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی، کیونکہ شیری کے 10 سال بعد نذیر احمد پیدا ہوا تھا، جس کی انہوں نے بہت خوشی منائی، لیکن بدقسمتی سے یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ شیری کی اماں بہت سمجھدار تھی، سو اس نے اس گھر کو اچھے سے سنبھال لیا۔ بے شک وہ ابھی بچی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ زخم منجمد ہو گئے، لیکن ایک لڑکی کو تو اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہی ہے۔ محلے دار بھی اچھے تھے، سو محلے کی عورتیں بھی آ کر ہاتھ بٹا جاتی تھیں۔ دن گزرتے گئے اور نذیر احمد بڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نذیر احمد کی بہن کی شادی بھی اچھی جگہ ہو گئی۔ گھر میں بس نذیر احمد اور اس کے والد رہ گئے۔ نذیر احمد کے والد بوڑھے ہو چکے تھے اور زیادہ تر بیمار ہی رہتے تھے۔ بیماری کی وجہ سے وہ گھر ہی رہتے تھے۔ نذیر احمد کو بدقسمتی سے بری صحبت ملی، جس کی وجہ سے یہ وسیم ملک کے ہاتھ لگ گئے۔ نذیر احمد کے والد صاحب اسی غم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نذیر احمد بہت بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ دن گزرتے کر نذیر احمد وسیم ملک کا چہیتا بن گیا۔ وسیم ملک اور مصطفیٰ شاہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں نے مل کے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، لیکن مصطفیٰ شاہ وسیم ملک سے زیادہ محنتی تھا، جس کی وجہ سے بزنس بلندیوں کو چھونے لگا اور ہر طرف مصطفیٰ شاہ کی دھوم مچ گئی۔ وسیم ملک کو مصطفیٰ شاہ کی پرسنالٹی اور انٹیلیجنس سے سخت نفرت اور جلن تھی۔ مصطفیٰ شاہ کی شادی ہوئی تو جب وسیم ملک اس کی شادی پہ گیا تو مصطفیٰ شاہ کی بیوی کو دیکھ کر اسی دن حسد نے اور زیادہ جگہ لے لی۔ ایک آگ تھی جو وسیم ملک کے سینے میں بھڑک رہی تھی، اور اسی دن وسیم ملک نے اس سے بدلہ لینے کا سوچا۔ 1 سال بعد جزیل شاہ، پھر ازلان شاہ اور ان کی چھوٹی بہنہ سائرہ ہوئی۔ مصطفیٰ شاہ کی فیملی بہت خوش تھی، لیکن بہت جلد حسد کی نظر لگنے والی تھی۔ 1 سال پھر 2 سال، بہت سا عرصہ گزر گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وسیم ملک کے سینے میں آگ اور زیادہ بھڑکتی گئی۔ نذیر احمد، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ ایک دن وسیم ملک نے اپنے اڈے پر بیٹھا نذیر احمد کو بلا کر منہ میں سگریٹ لی بولا، جی صاحب، میری جان آپ پر قربان۔ نذیر احمد ادب سے بولا، آج رات میں مصطفیٰ شاہ کو اپنے گھر بلوا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، اور آج تم اس کے گھر جاؤ گے اور اسے گھر کو آج تباہ کرو گے۔ مصطفیٰ شاہ سے آج بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے ہر حال میں اس کا گھر تباہ و برباد چاہیے۔ وسیم ملک کی آنکھوں میں نفرت، حسد دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ مصطفیٰ شاہ سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ جی صاحب، ہو جائے گا، آپ بے فکر ہیں۔ نذیر احمد یہ کہتا باہر آیا اور آج رات کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب 3 ہیبلے نما انسان شاہ ہاؤس میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھتے آگے بڑھے اور سیڑھیاں چڑھتے مصطفیٰ شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مسز مصطفیٰ کمرے میں بیٹھی سائرہ کو سلانے میں مصروف تھی جب دروازہ چٹ سے کھلا اور 3 انسان منہ پر رومال باندھے داخل ہوئے۔ مسز مصطفیٰ نے جیسے ہی 3 اجنبی انسانوں کو دیکھا تو چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ کون ہو تم؟ مارے گھبراہٹ کے جب بولا نہ گیا۔ وہاں مصطفیٰ شاہ کی بیگم تو بڑی کمال کی ہے، نقاب پوش نے ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تم جو بھی ہو یہاں سے دفع ہو جاؤ، نہیں تو میں پولیس کو بلوا لوں گی۔ چلو پولیس کو بلوا لو۔ مسز مصطفیٰ نے جیسے ہی فون پکڑ کر نمبر ڈائل کرنے لگی، نقاب پوش نے فون کھینچا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ دیکھو مجھے جانے دو۔ مسز مصطفیٰ پیچھے کو کھسکی۔ گارڈ کہاں ہو؟ مصطفیٰ کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں جلدی، دیکھیے مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ مسز مصطفیٰ چیختی چلاتی کبھی گارڈ اور کبھی مصطفیٰ شاہ کو آوازیں دینے لگی۔ اپنی ماما کی آواز سن کر جزیل شاہ جلدی سے اپنے کمرے میں آیا اور سامنے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کر ادھر ہی رکا، آنسو کا گلے میں پھنس گیا۔ ماما، جزیل شاہ بس یہی کہہ سکا، اپنی آنکھوں میں ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگا۔ اپنے باپ کو فون کر سکے کہ 3 درندے کیسے اس کی ماں کو نوچ رہے ہیں۔ ابھی وہ نمبر ڈائل کر رہا تھا کہ ڈر کے مارے نمبر نہ ڈائل ہو رہا تھا کہ اچانک ٹھاکی آواز آئی اور پھر ایک کے بعد 2 اور 3 گولیاں چلیں۔ ادھر جزیل شاہ کے ہاتھ سے موبائل گرا اور بھاگا اپنی ماں کے کمرے میں آیا تو درندے جا چکے تھے۔ باہر بھاگا گارڈ بے ہوش پڑے تھے۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ جزیل شاہ چلایا اور اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماما اٹھیے، پلیز اٹھے نا۔ فریز تو تب ہوا جب سائرہ کو بھی خون میں لت پت دیکھا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سائرہ میری ڈال اٹھو۔ جزیل شاہ کے رونے چلانے کی آواز پورے شاہ ہاؤس میں گونجنے لگی۔ ازلان شاہ کمرے کے باہر ہی منظر دیکھ رہا تھا، خوف اس کی آنکھوں میں تھا۔ بھائی ماما کو کیا ہوا؟ ازلان شاہ نے پوچھا۔ ازلان میرے بھائی، جزیل شاہ اس کے گلے لگاتا رویا اور بہت رویا، اور جب مصطفیٰ شاہ وسیم ملک کے ساتھ کھانا کھا کر خوشی خوشی آ رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک ٹرک آیا اور بریک فیل ہونے کی وجہ سے بریک نہ لگ سکی اور گاڑی سیدھا ٹرک کے ساتھ جا لگی۔ ٹرک رات کے اندھیرے میں گاڑی کو کچل کر فرار ہو گیا، لیکن مصطفیٰ شاہ کی موقع پر موت واقع ہو گئی۔
वो दिन जजील शाह के लिए सबसे भयानक था। एक ही दिन में उसके मामा बाबा और जान से प्यारी बहन छोड़कर चले गए थे। मामा बाबा, मेरा आपसे वादा है, मैं जजील शाह आपके मुजरिमों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। इन्हें भी ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जजील शाह की आंखों में बस बदले की आग थी, जो उसने अपने मामा बाबा की मौत का बदला लेना था। खान बाबा ने जजील शाह और अजलान शाह की परवरिश का ठेका लिया और यूं जजील शाह बाहर लंदन चले गए और अजलान शाह यहीं रहा। वक्त का काम गुजरता गया और फिर जजील शाह पाकिस्तान एक बिजनेस टाइकून बन के लौटा, साथ ही एक जख्मी शेर जिसने अपने खानदान का बदला लेना था। शीरी बैठी अजलान शाह की बात पर गौर करी थी, फिर उसने फैसला लिया कि वो जरूर अपने मामा बाबा का ख्वाब पूरा करेगी। वो यूनिवर्सिटी जरूर ज्वाइन करेगी। वैसे भी लास्ट ईयर था इसका, फाइनल्स के बाद इसने घर ही रहना था। जजील शाह लाइब्रेरी में बैठा काम करने में मसरूफ था जब इसे चाय की शिद्दत महसूस हुई। लाइब्रेरी से उठकर अपने कमरे में आया कि शीरी को कह सके कि चाय बनाकर ला दे। शीरी कुछ सोचते हुए पाया, क्या वो शीरी, किन ख्यालों में कैद हो? जजील शाह ने उसे देखते हुए कहा, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी। जजील शाह ने आईब्रो झुकाई, वो मुझे आपसे ये कहना था कि मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हूँ? यस श्योर, मैं तो तुम्हें पहले भी कहा था रपुंजल की यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, लेकिन अगर तुमने ये फैसला लिया है तो बिलीव मी इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। जजील शाह मुस्कुराया, मैं सुबह ही वाइस चांसलर से तुम्हारी बात करता हूँ और तुम फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना, अच्छे से फाइनल देना। जजील शाह मुस्कुराया। शीरी इसकी इस कदर मिठास लहजे से वाकई मुस्कुराइज हुई। अच्छा वाइफी, आज अगर आप ऐसे ही मुस्कुराती रहेंगी तो यकीन जानिए मुझसे काम नहीं होगा ऑफिस का। जजील शाह ने आग मारी और जुमानी बात की, जिसे सुनकर शीरी शर्माते हुए नजरें झुका गई। अच्छा रपुंजल, प्लीज़ मुझे एक कप चाय बना दो, बहुत तलब हो रही है। जजील शाह ने इतने प्यार और मासूमियत से कहा कि शीरी मना न कर सकी। जी ठीक है, मैं भी बनाती हूँ। शीरी जल्दी से उठकर किचन में चाय बनाने गई। क्या है इस शख्स में जो मैं उससे नफरत नहीं कर पा रही, लेकिन उसकी हर काम कर देती हूँ। जो भी है मिस शीरी, जजील शाह वाकई एक अच्छा इंसान है। शीरी खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देके मुस्कुरा दी। क्या ये खुशियाँ चंद दिन के लिए थी या इनको भी किसी की नज़र लग जानी थी? किसी की हसद नज़र ने खा जाना था इनकी खुशियों को? अब तो ये किस्मत ही जानती थी। शीरी चाय बना रही थी जब अजलान शाह अंदर दाखिल हुआ। हाय भाभी, व्हाट्सअप? अजलान शाह ने फ्रिज में से सेब निकाल कर खाते हुए पूछा। कुछ नहीं भाई, चाय बना रही हूँ। ओह, तो भाई के लिए चाय बनाई जा रही है। हाय, मेरी कब शादी होगी जब मेरी भी बीवी अपने नरम नरम हाथों से मेरे लिए चाय बनाकर लाएगी? अजलान शाह ने हसरत से कहा। भाभी तो आप भी कर ले, भाई तो आप भी कर लेना शादी, वैसे भी मैं बोर हो जाती हूँ अकेली। आपकी नज़र में है कोई लड़की? शीरी कुछ सोचते हुए बोली। हाय रे मेरी किस्मत भाभी, है तो सही लड़की, लेकिन वो नकचड़ी बहुत है। अजलान शाह खफा सा बोला। है वाकई? हमें भी बताएं कौन है, कहाँ रहती है? शीरी को शोती बोली। हाँ हाँ भाभी, मैं सब बताऊंगा, आप बस यूनिवर्सिटी आ जाए एक दफ़ा। अजलान शाह ने कहा। हाँ, मैंने शाह से बात की थी, वो कह रहे थे कि मैं वाइस चांसलर से बात कर लूँ, फिर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना। शीरी ने याद आने पर बताया। ओके भाभी, आपका मैं इंतज़ार करूँगा, आप कब यूनिवर्सिटी आएँ और मेरी बात आगे चलवाएँ। अजलान शाह आँख मारता हंसा। आप भी ना भाई, हमारे भाई हैं ही इतने हैंडसम कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता आपको। शीरी ने दिल से कहा। हाँ ये तो है भाभी, मैं वाकई बहुत हैंडसम हूँ। अजलान शाह ने अपना कॉलर झाड़ा और दोनों हंसने लगे। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, चाय बन गई तो भाई को दे आए, वैसे भी भाई इंतजार कर रहे होंगे। अजलान शाह शरारती अंदाज में कहता किचन से निकला। शीरी कप में चाय डालकर कमरे की जानी पड़ी। दरवाजा खोलते ही सामने जजील शाह सोफे में बैठा अपने सर को मसल रहा था। चाय? शीरी ने इसके आगे चाय की तो जजील शाह ने आंखें खोलकर इसे देखा जो चाय पेश कर रही थी। थैंक यू। जजील शाह ने चाय पकड़कर मोहब्बत पाश नजरों से देखा। शीरी चाय देकर मुड़ने लगी जब जजील शाह ने इसका हाथ पकड़ा। शीरी पीछे ना मुड़ी। शीरी मेरी तरफ देखो। शीरी ने पीछे मुड़कर देखा जब जजील शाह की आंखों में आंसू थे। शीरी एकदम नरम पड़ी। शाह क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? शीरी फौरन उसके साथ सोफे पे बैठी, इसके माथे पर हाथ रखती बोली। शीरी मैं थक गया हूँ बहुत, अपने अंदर दुख समेट समेट कर। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और आज का दिन मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। शीरी आज के दिन मैं लुट गया था। क्या हुआ था? शीरी ने परेशानी से पूछा। शीरी पास बैठी जजील शाह से उसकी तकलीफ पूछ रही थी जब जजील शाह ने अपने मामा बाबा का कत्ल बताया कि कैसे उसकी मामा को कुचला गया था इन दरिंदों ने। शीरी जैसे जैसे सुन रही थी वैसे ही साकित हो गई। मतलब जजील शाह अपने अंदर इतना दुख लिए हुए था। शीरी का तो दुख उसके सामने कुछ ना था। जजील शाह ने अपनी माँ के दरिंदों के सामने लुटते देखा था। जजील शाह रो रहा था और ये आंसू शीरी को निदावत में महसूस करवा रहे थे। आप मत रोए शाह, अल्लाह ऐसे लोगों से इंसाफ जरूर लेगा इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। शीरी उसे हौसला ही तो दे सकती थी। शीरी तुम्हें पता है ये सब किसने किया था? जजील शाह ने अपनी आंखों से आंसू साफ करके बच्चों की तरह सवाल किया।
نہیں شاہ، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تمہارے ماموں نذیر احمد نے میری ماں کو بے دردی سے قتل کیا تھا، جزیل شاہ نے نفرت سے کہا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ شیری نے شاکڈ حالت میں نام سر ہلایا۔ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تمہیں پتا ہے، جب میں نے تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا مجھے محبت ہو گئی تھی، اور شدت کی محبت ہوئی تھی تم سے، لیکن جب اس دن میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے گیا تو مجھے نذیر احمد ملا۔ تب میرے اندر اور انتقام کی آگ بھڑکی، اور سب سے زیادہ نفرت مجھے تب ہوئی جب نذیر احمد تمہیں بڑے پیار سے عزت سے اپنے گلے لگا رہا تھا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری صورت میں نذیر احمد سے انتقام لوں گا، اسے تڑپاؤں گا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیار، وہ محبت سب دکھاوا ہے، اور پھر میں نے ندامت کے آنسو لیے بہت پچھتایا۔ شیری، مجھے تم سے محبت ہے، اور بے حد محبت ہے۔ شاید اس دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے اتنی محبت کی ہوگی جتنی مجھے تم سے محبت ہے شیری۔ جزیل شاہ آج اظہار کر رہا تھا، اور شیری ساکت ہوئے سب سن رہی تھی۔ آج اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کیا کہے، اور سب سے زیادہ تو مان اس کے ماموں نے توڑا تھا۔ شیری روتے روتے جزیل شاہ کے گلے لگی، اور شاہ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اپنے ماموں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، وہ اتنے درندے ہو سکتے ہیں۔ نہیں جانم، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان ظالموں سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ جزیل شاہ نے شیری کو اپنے سینے میں اور زور سے کھینچا اور اس کے بال سہلائے۔ شیری آہستہ سے الگ ہوئی اور جزیل شاہ کے آنسو صاف کیے۔ آپ بہت ہی اچھے ہیں شاہ، اسی دن مجھے ابھی اچھے لگنے لگے تھے جب آپ نے مجھے اس دن ریسٹورنٹ میں ارمان ملک کے سامنے اپنا ہونے کا احساس دلایا۔ اچھا جی، تو شیری میڈم کو مجھ سے محبت ہونا شروع ہو گئی ہے؟ جزیل شاہ زور سے کہکا لگاتا اسے تنگ کرنے لگا۔ نہیں جی، اب اتنی بھی بات نہیں جناب، بس تھوڑے تھوڑے اچھے لگنے لگے ہیں۔ شیری نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ ہاں ٹھیک ہے جانم، دیکھنا ایک دن ضرور تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ شیری بس مسکرا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، اب سو جاؤ، صبح تمہیں یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ میں نے وائس چانسلر کو کال کر دی تھی، تم صبح یونیورسٹی جانا اذلان کے ساتھ۔ اب کافی رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ جاؤ شاباش، جزیل شاہ نے اس کے گال تھپتھپائے اور شیری اٹھتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آنکھیں موندے جزیل شاہ اور اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک انجان مسکراہٹ شیری کے لبوں پر بکھری، پھر آہستہ آہستہ گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ ابرار کو ہوش آیا تو درد اور تکلیف سے کرا رہا تھا۔ نذیر احمد پاس ہی کرسی پر بیٹھے ابرار کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے ہوئے سو چکا تھا جب ابرار کے کراہنے کی آواز آئی اور نذیر احمد کی آنکھ کھلی۔ ابرار، میرے بچے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابا، بہت درد ہو رہا ہے۔ ابرار پھر کر رہا، میرے بچے برداشت سے کام لو، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابا اماں کہاں ہیں؟ ابرار، وہ وسیم ملک اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ نذیر احمد نے روتے ہوئے کیا ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ درندہ پتہ نہیں میری ماں کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں ابھی اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوں۔ ابرار نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی جب ایک درد کی لہر اٹھی اور ابرار کو کراہنے پر مجبور کر گئی۔ ابرار، میرے بچے، یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، یہ بھول بیٹھتے ہیں کہ اللہ نے اگر ظالموں کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے تو ایک دن اللہ اس رسی کو ضرور کھینچے گا۔ دیکھو تمہاری ٹانگ کٹ گئی ہے اور تمہاری ماں ایک ظالم کے شکنجے میں ہے، اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ ہم نے ایک یتیم کا بہت دل دکھایا ہے، ہم نے اللہ کی بندی کا بہت دل دکھوایا ہے۔ بیار یہ اسی کے گناہوں کی سزا ہے۔ نذیر احمد رو رہا تھا، ندامت کے آنسو اس کے گناہوں کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ ابرار کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹا۔ اب آپ ٹھیک کہتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے شیری کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، آج دیکھو میری ماں کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ابرار نے نذیر احمد کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آج دونوں باپ بیٹا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے، لیکن اقرار کرنے سے جو انصاف ہونا ہے وہ ٹل تھوڑی جائے گا۔ ارمان ملک اپنے فارم ہاؤس میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا، غصہ آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ اس جزیل شاہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، سالہ میری ہر اس چیز کو اپنی بنا لیتا ہے جو مجھے پسند آتی ہے، لیکن بس جزیل شاہ، بس یہ کھیل تم نے شروع کیا ختم میں کروں گا۔ ارمان ملک نے شراب کی بوتل کو زور سے نیچے پھینکا جس کے شیشے فرش پر 400 پھیل گئے۔ او کم آن ارمان ملک۔ مایا جو ارمان ملک سے ملنے آئی تھی اس کی باتیں سن کر خوش ہوئی اور شیشہ مایا کے شوز کے ساتھ بھی آ لگا، اور میں نے جھک کر اس شیشے کو اٹھایا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارمان ملک نے غصے سے پوچھا۔ میں اپنے دوست سے ملنے آئی ہوں، تمہارے گھر گئی تھی لیکن تمہیں وہاں نہ پا کر یہاں آ گئی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم فارم ہاؤس میں ہی ہوگے۔ مایا نے مسکرا کر اپنے بالوں کو آگے کرتے ایک ادا سے کہا، بولو کیا کام ہے؟ مجھے پتا ہے تمہارا ضرور کوئی مقصد ہوگا یہاں آنے کا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم بغیر مقصد کے کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ ارمان ملک نے نقاہت سے صف پر بیٹھ کر کہا، او ارمان، آئی ایم یور بیسٹ فرینڈ، اب اپنے دوست کی مدد بھی نہیں کر سکتی؟ کیسی مدد؟ ارمان، میں نے تمہاری آنکھوں میں شیری کے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی، اور یقین مانو شیری بس تمہارے ساتھ ہی جچے گی، وہ تمہارے لیے ہی بنی ہے۔ مایا نے اور مرچ مسالہ لگا کر معصوم چہرہ بنا کر کہا، تو اس میں تم کیا مدد کر سکتی ہو؟ میں شیری کو تمہارا ہونے میں مدد کر سکتی ہوں، بہت جلد شیری تمہارے قبضے میں ہوگی۔
तुम कैसे मदद करोगी मेरी? वो बस तुम मुझ पर छोड़ दो, माया ने भी वैसे ही अंदाज में कहा। ओके लेट्स सी, अरमान ने कंधे उचकाए। बस अब बहुत जल्दी शीरी तुम्हारे बेड पे होगी। अरमान मलिक ने आईब्रो उचकाए। यस माय डार्लिंग फ्रेंड। फिर दोनों के कह के मुझे अगली सुबह शीरी की आंख जल्दी खुल गई। यूनिवर्सिटी जाने से आज पहली दफा उसका दिल घबरा रहा था, पता नहीं मैं कैसे सामना करूंगी सबका। शीरी दुख से बस सोच ही सकी थी। फजर की नमाज पढ़कर वो लॉन में टहलने लग गई। जजील शाह सोया हुआ था, इसे डिस्टर्ब किए बिना वो बाहर लॉन में आ गई। अल्लाह मेरे लिए आसानी पैदा करे। शीरी ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की। आहिस्ता आहिस्ता सूरज की किरणें निकलना शुरू हुई तो वो अंदर आ गई और अम्मा भी के साथ किचन में तैयारी करवाने में लगी नाश्ते की। जजील शाह तो लेट जाना था ऑफिस, जबकि शीरी और अजलान शाह ने जल्दी 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचना था, इसलिए शीरी जल्दी उठकर किचन में नाश्ते की तैयारी करने लगी। शीरी बीबी आप जाकर तैयार हो जाए, मैं नाश्ता मेज पर लगा दूंगी। अम्मा भी ने शीरी को शफकत भरी नजरों से देखकर कहा। ठीक है अम्मा भी, मैंने ये ऑमलेट और फ्रेश जूस तैयार कर दिया है, आप ब्रेड वगैरह को देख लें, मैं जाकर तैयार हो जाऊँ। और आप प्लीज़ अजलान भाई को भी उठा लें ताकि वो भी आज यूनिवर्सिटी टाइम से पहुँच सके मेरे साथ। ठीक है अम्मा भी। हाँ याद है, शाह तो लेट ऑफिस जाते हैं, तो अभी आप उनके लिए मेरे लिए और अजलान शाह के लिए नाश्ता लगवा दें। जब शाह उठेंगे तो उनके लिए बाद में नाश्ता लगवा दीजिएगा। शीरी कमरे में दाखिल हुई तो 8 बज रहे थे। जल्दी से वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। जब वॉशरूम से जजील शाह फ्रेश होकर बाहर निकला, बिना शर्ट के सिर्फ ट्राउजर पहने ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर अपने आप का तजिया करने लगा। शीरी जब कपड़े निकालकर वार्डरोब से बंद करती वॉशरूम जाने के लिए मुड़ी तो सामने जजील शाह को देखकर ठिठकी और आंखें खोले जजील शाह को देखने लगी, जो बिना शर्ट के ट्राउजर पहने ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा था। जैसे ही जजील शाह ने शीरी को घूरते हुए देखा तो आईब्रो उचकाई। शीरी ने जल्दी से अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखे चीपी थी। आपको शर्म नहीं आती? ऐसे ही बाहर आ गए, जल्दी से कपड़े पहने, शीरी ने शॉक की कैफियत में कहा। सीरियसली? नहीं, मेरा मतलब शीरी। जजील शाह इसकी अचानक इस हरकत से महसूस हुआ और जोरदार कहका लगाया। शीरी बस शर्ट लेस हूँ और तुम ये रिएक्शन दे रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। जजील शाह ने जूम आनी बात की और दोबारा एक फलक शिकाफ कहका पूरे कमरे में गूंजा। क्या मतलब कुछ किया नहीं? आप शर्ट के बगैर कमरे में आए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? शीरी के गाल शर्म से लाल टमाटर की तरह फूल गए। शीरी ने अपने हाथों को नीचे करके जजील शाह से कहा। जजील शाह इसकी तरफ बढ़ा। इधर ही रहे, पहले शर्ट पहन कर आए जल्दी से। शीरी ने दोबारा अपने आंखों पे हाथ रखकर बेबसी से कहा। इतने में जजील शाह ने शीरी को अपनी तरफ खींचा और शीरी चौड़े सीने से जा टकराई। जजील शाह ने इसके हाथ नीचे किए। जानम, शीरी की आंखें हनूस बंद थी। जानम इधर तो देखो मेरी तरफ। शीरी ने आंखें आहिस्ता से खोली। जानम, मैं सारा का सारा तुम्हारा हूँ, आपसे आदत डाल लो मुझे ऐसे देखने की। जजील शाह ने जुमानी बात की लेकिन शीरी के सर से गुजरी। वो बस इसकी शौक में थी कि वो शर्ट लेस है। जजील शाह ने इसकी आंखों पे लब रख दी है। शीरी तो शर्म से चूर, दिल क्या कि यहाँ से भाग जाए। प्लीज छोड़ दे मुझे। शीरी रुहानसी हुई। जानम, तुम्हें मैंने छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा। जजील शाह इससे महसूस होता इसकी लॉन्ग पर लब रखता बोला और शीरी को ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई तपती चीज उसकी लॉन्ग पे रख दी है। प्लीज आप शर्ट पहने जाकर और मुझे छोड़े, मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है। अच्छा एक शर्ट पे छोड़ूंगा। जजील शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। पहले वादा करो कि तुम शर्त मानोगी। जजील शाह ने इससे पहले ही तस्दीक चाही। हाँ ठीक है, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, अभी के लिए छोड़े मुझे। ऐसे कैसे? पहले शर्त पूरी करो। अच्छा बताएं क्या शर्त है? तुम्हें मुझे मेरे गाल पे किस करना होगी। जजील शाह ने चेहरे पे इत्मीनान लाते हुए कहा। व्हाट? नो नेवर, आई कैन डू दिस। शीरी शॉक होती फौरन बोली। यू कैन डू दिस जानम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अब इतना हक तो बनता है ना मेरा। चलो शाबाश शाबाश, मुझे एक स्वीट सी किस चाहिए। यहाँ जजील शाह ने अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहा। नहीं शाह, ना करे ना ऐसा। शीरी अब वाकई में रुहानसी हुई। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा आज यूनिवर्सिटी नहीं जाने का तो मैं भी आज ऑफिस जाना कैंसिल कर देता हूँ। आज हम इस कमरे में एक साथ वक्त गुजारेंगे। जजील शाह ने कंधे उचकाए। शीरी अभी भी इसके सीने के साथ लगी हुई थी और अपने आप को छुड़वाने की तगदो करने लगी। ठीक है, मैं वाइस चांसलर को कॉल कर देता हूँ कि शीरी आज नहीं आ रही, वो मेरे साथ आज अपना वक्त गुजारना चाहती है, वो कल आएगी। ओके ओके, मैं करती हूँ किस, आप प्लीज आंखें बंद करें पहले। हाँ ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। और जजील शाह ने आंखें बंद करती और इंतजार करने लगा। शीरी ने कपकपाते होंठ जजील शाह के गाल पर रख दिए। जजील शाह ने एक लंबा गहरा सांस लिया जैसे वो इस लम्स को महसूस करना चाहता हो। ओके अब तो छोड़ दें, शीरी ने रोने की सूरत बनाकर कहा और जजील शाह ने शीरी के गाल पर किस करते हुए उसे आज़ाद किया। शीरी लाल गाल लेती वहां से वॉशरूम की तरफ भागी और पीछे एक जोरदार कहका कमरे में गूंजा।